नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव होने में कुछ ही दिन बाकी हैं और सभी राजनीतिक दल चुनावी दंगल को लेकर अपनी पार्टियों का प्रचार प्रसार जनता के बीच में कर रहे हैं। वहीं अब सत्ताधारी पार्टी यानी कि बीजेपी आगामी 9 फरवरी से गांव-गांव चलो अभियान की शुरुआत करेगी और इस दौरान बीजेपी नेता गांव-गांव पहुंचकर मोदी सरकार की उपलब्धियों की जानकारी आम जनता को देंगे। साथ ही आपको बताते चले कि बीजेपी पार्टी 9 से 11 फरवरी तक गांव-गांव चलो अभियान चलाएगी और इस दौरान बीजेपी नेता 24 घंटे गांव में प्रवास करेंगे और मोदी सरकार द्वारा 9 सालों में किए गए ऐतिहासिक कार्यों और फैसलों की जो जानकारी है वो ग्रामीणों के बीच में साझा करेंगे। ये निश्चित रूप से जो हमारी केंद्र की सरकार है, राज्य की सरकार है, आप देखेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी आकर प्रत्येक जिले में प्रवास कर रहे हैं और जिस प्रकार से माताएं उनके कार्यक्रमों में उमड़ करके आ रही हैं, जिस प्रकार से माताएं उनका स्वागत कर रही है, तो ये मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार से हमने चाहे 33% का आरक्षण की बात हो या उत्तराखंड के अंदर 36 आरक्षण की बात हो या उत्तराखंड के अंदर पंचायतों में, नगर पालिकाओं में, नगर निगमों में हमारी सरकार ने 50% आरक्षण देने की बात की हो, जिसके फलस्वरूप आप देख सकेंगे कि बड़ी संख्या में आज माताएं प्रधान हैं, बीडीसी मेंबर हैं, जिला पंचायत हैं, नगर निगम में मेयर हैं, नगर पालिकाओं के अध्यक्ष। तो हमारा उद्देश्य है, हमारी सरकार का उद्देश्य है कि मुख्य धारा में माताएं आए, मुख्य धारा में माता अपना सहयोग करे, क्योंकि इस देश की 50% आबादी माता की है। माता हर क्षेत्र में अग्रणी रहे। आपको बता दें कि बीजेपी गांव चलो अभियान की शुरुआत कर रही है और 9 फरवरी से इस कार्यक्रम की शुरुआत भी होगी और यहां पर गांव-गांव में जाकर बीजेपी की उपलब्धियों की जानकारी ग्रामीण वासियों को दी जाएगी। आपको बता दें कि बीजेपी गांव चलो अभियान की शुरुआत कर रही है और यहां पर आपको बता दें कि बीजेपी के किए गए कामों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और उनकी जानकारी भी देंगे कि हमें बीजेपी ने कितनी उपलब्धियों को हासिल की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट रुड़की दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने कई कार्यक्रम में शिरकत की है और इस मौके पर कई लोगों ने बीजेपी की सदस्यता भी ली है। वहीं उन्होंने आपको बता दें कि गांव चलो अभियान में कार्यकर्ताओं को 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बूथ स्तर को मजबूत करने की बात कही है और साथ ही ये भी कहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर संकल्प पत्र को लेकर भी सुझाव मांगे जाएंगे। महेंद्र भट्ट ने कहा कि गांव के प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ना भी हमारा लक्ष्य है। हम लोग बूथ मजबूत, बूथ जीता चुनाव जीता भाव के साथ हमने तय किया इस बार लोकसभा के प्रत्येक बूथ को हम जीतेंगे। उस दिवस हमने अपने मुख्यमंत्री से लेकर सारे मंत्री, हमारे सारे सांसद, विधायक और उससे नीचे तक की हमारी टोली, प्रत्येक 11,000 से ऊपर हमारे पोलिंग बूथ हैं, 11,700 समथिंग पोलिंग बूथ हैं। हम प्रत्येक बूथ पर 24 घंटे के में कार्यकर्ता भेजने वाले हैं। वो कार्यकर्ता जहाँ केंद्र और राज्य सरकार उपलब्धियों को जनता के सम्मुख रखेंगे, लाभार्थी हमारा संपर्क होगा, क्षेत्र की और भी समस्याओं की सत्ता में, केंद्र में, राज्य में उन समस्याओं के समाधान के तहत क्या हम कर सकते हैं उसका चर्चा होगी। आगामी दिनों में लोकसभा चुनाव है, उसका हमारा संकल्प पत्र बनना है। संकल्प पत्र के लिए क्या सुझाव नीचे से बूथ स्तर से गांव से आ रहे हैं उसको हम तय करने वाले हैं और गाँव के एक एक व्यक्ति से जुड़ना ये बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और बीजेपी उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम ने आपको बता दें कि शासकीय आवास पर भेंट की है। वहीं इस अवसर पर आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव के साथ ही प्रदेश संगठन से संबंधित कई विषयों पर चर्चा भी की गई। आपको बता दें कि दुष्यंत गौतम बीजेपी आवास पहुंचे, आगामी चुनावों को लेकर चर्चा भी की गई और कई मुद्दों पर यहां पर चर्चा भी हुई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि दुष्यंत गौतम से मिलने के लिए उनके आवास में सीएम पहुंचे हैं और आगामी चुनावों को लेकर यहां पर चर्चा भी की गई है। आपको बता दें कि देहरादून से खबर है जहां पर दुष्यंत गौतम बीजेपी आवास पहुंचे हैं। पहाड़ों में अचानक ही मौसम का मिजाज बदलने के बाद में चारों ओर बर्फ की सफेदी छाई हुई है और बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, हनुमान चट्टी और साथ ही आपको बता दें कि रूपकुंड
सहित तमाम ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी होने से तापमान में भारी गिरावट भी आई है। बर्फबारी होने के साथ में पहाड़ों में सर्दी भी बढ़ गई है। लोगों ने भी ठंड से बचने के लिए भी अलाव जलाना शुरू कर दिया है और इस बार बर्फबारी न होने के कारण विश्व प्रसिद्ध पर्यटन केंद्र औली पहुंचने वाले पर्यटकों की भी संख्या कम थी। पर अब बर्फबारी होने के बाद ये अंदाजा भी लगाया जा रहा है कि यहां पर पहुंचने वाले पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा होगा। आप तस्वीरें देख सकते हैं, तस्वीरें चमोली की हैं जहां पर बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट भी दर्ज की गई है। पहाड़ों का अगर वापस लौटें तो हिमयुग की बात की जाए तो यहां पर भी चारों ओर सफेदी छाई हुई। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जहां पर सफेद चादर बर्फबारी की सामने निकलकर सामने आई है। आप देख सकते हैं तस्वीरें जहां पर पहाड़ों पर वापस से बर्फबारी शुरू हो गई है। ईरानी में बहुत बर्फबारी अभी लगातार चल रही है और विशेषकर यह जो बर्फबारी है फसलों के लिए बहुत अच्छी है, काश्तकार बहुत खुश हैं। और आने वाले समय में जब बर्फबारी लगातार अच्छी होगी तो पर्यटक उत्तराखंड में छाएंगे, हमारे गांव में पहुंचेंगे, औली में आएंगे, जितने भी पर्यटन स्थल हैं और लोगों के आय का साधन बढ़ेगा और यह आने वाले समय के लिए बहुत अच्छा है। लंबे समय बाद एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है और आसमान में बादल छा गए हैं और ठंड भी ज्यादा बढ़ गई है। आपको बताते चले कि लंबे समय से अलाव का सहारा लेकर लोग बर्फबारी की आस में लगाए बैठे हुए हैं। हालांकि सुबह के समय हल्की बूंदाबांदी होने से मौसम में ठंडक बढ़ गई और लोग अब बारिश और बर्फबारी का इंतजार भी कर रहे हैं। लगभग 3 महीने बीत जाने के बाद में भी अब तक बारिश और बर्फबारी नहीं हुई है, जिस कारण लोगों को कई प्रकार की बीमारियां भी हो रही हैं। आपको बता दें कि अमूमन दिसंबर जनवरी के महीने में बर्फबारी हो जाती थी, लेकिन इस बार जनवरी सप्ताह समाप्त भी हो चुकी है, लेकिन अब तक बारिश भी सही से नहीं हुई है। देखिए, पिछले 4 महीने से जो हमारा विंटर का टाइम है, इसमें बिल्कुल भी ना तो बारिश हुई है, ना बर्फबारी हुई है और इससे पर्यावरण को तो क्षति है ही है। देखिए, आगे आने वाले समय में फिर पानी की कमी भी होती है हिल्स में। और जो हमारा व्यवसाय है पर्यटन पर आधारित, यदि बर्फबारी होती है तो हम इसे सफ़ेद सोना कहते हैं। ये पहाड़ों के लिए, हिल स्टेशन के लिए सफ़ेद सोना के रूप में हमारी आमदनी का स्रोत होता है, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। अभी मौसम कुछ 1-2 दिन से ऐसा लग रहा है, मौसम विभाग की भविष्यवाणी भी है और हिमालयी क्षेत्रों में थोड़ा बहुत बर्फबारी हो रही है। यदि ये बर्फबारी हो जाए तो मसूरी पर्यटन सीजन के लिए भी, हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी, हमारे पहाड़ क्योंकि खेती भी जो है बारिश पर ही निर्भर रहती है ये, तो इन सब चीज़ों के लिए ये फायदेमंद रहेगा। ये लगभग अक्टूबर के बाद अभी तक पहाड़ों की रानी मसूरी में या पूरे उत्तराखंड में बरसात नहीं हुई है। लगभग 4 महीने हो गए। आज थोड़ा सा उम्मीद बंदी थी, सुबह हल्का बूंदाबांदी हुई थी, लेकिन उम्मीद की जारी जैसे मौसम विभाग का अनुमान है, हो सकता है 2-3 दिन में बर्फबारी और बारिश भी हो सकती है। अगर बारिश और बर्फबारी होती है तो यहाँ के मौसम में अनुकूल परिवर्तन आएगा और हो सकता है कि अगर बर्फबारी होगी तो यहाँ का पर्यटन ज्यादा बढ़ेगा और जो यहाँ का रोजगार बिल्कुल ठप हो चुका है आजकल, तो वो रोजगार बढ़ेगा। कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि अभी तक जो है वो 3-4 बारी जो है बर्फबारी हम देख चुके होते थे, लेकिन इस बार में इसको लेकर क्या कहेंगे? देखो जी, हमारा इतना टाइम हो गया मसूरी में, लगभग जीवन ही यहाँ पे पूरा व्यतीत हो रहा है, हो चुका आधे ज्यादा तो जीवन हमारा हो चुका है। लेकिन पहली बार हुआ है कि अभी तक यहाँ मसूरी में बर्फबारी नहीं हुई। नहीं तो दिसंबर जनवरी में तो यहाँ पे बर्फबारी कई बार हो जाती थी, लेकिन ये साल पहली बार हुआ, ना बारिश हुई ना बर्फबारी हुई। और अगर बारिश नहीं होती है तो आने वाले टाइम में पानी का संकट भी हो जाएगा। सीएम हेल्पलाइन और इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया है। कंट्रोल रूम से शिकायतकर्ता अल्मोड़ा निवासी लाल सिंह से बात कर समस्या का समाधान कराने के भी आश्वासन सीएम ने दिए हैं। आपको बता दें कि उन्होंने जिलाधिकारी अल्मोड़ा को निर्देश दिए कि शिकायत का शीघ्र ही संज्ञान लेते हुए समाधान किया जाए। और आपको बताते चले कि सीएम हेल्पलाइन 1905 पर शिकायत भी दी गई थी। और आपको बता दें कि खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के उनका राशन कार्ड रद्द कर दिया गया, जिसके कारण क्षेत्रीय राशन डीलर द्वारा उन्हें राशन नहीं दिया जा रहा। सीएम ने भी शिकायतकर्ता से बात करते हुए कहा कि उनकी समस्या का शीघ्र समाधान किया जाएगा। साथ ही उन्होंने जिलाधिकारी अल्मोड़ा को निर्देश भी दिए हैं कि जिला पूर्ति अधिकारी अल्मोड़ा के स्तर पर लंबित इनकी समस्या का समाधान जल्द कराएं।
आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार अपनी 5 लोकसभा सीट पर जीत का दावा कर रही है और ऐसे में एक तरफ कांग्रेस भी पूरे दमखम के साथ में 2024 के लोकसभा चुनाव में अपना दम लगाएगी। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट ने कहा कि बीजेपी वोट के लिए कुछ भी कर सकती है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा और कहा कि हीरा सिंह के ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी कुछ भी कर सकते हैं। आज राज्य और देश की हालात कुछ खास ठीक नहीं है। हालात ये भी हैं कि बीजेपी सरकार ने सारे सार्वजनिक उपक्रम बेचने का काम किया है। चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर देंगे। वो देश को बेचना पड़ेगा, देश को बेच देंगे। कोई फर्जी शहादत दिखाने वो कर देंगे, लेकिन चुनाव जीतना चाहिए। मोदी जी का सीधा दृष्टिकोण है। आज तक उपलब्धि तो पता नहीं पाए। जब उन्होंने सारी चीजें बेच दी, जो सार्वजनिक उपक्रम थे, जैसे उत्तराखंड में अब बिजली विभाग और जल संस्थान जल निगम को प्राइवेट देने की बात हो रही, बाकी रखे ने कुछ ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां बेच, सर्वे बेच, सारे बेच दिए, रेलवे बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, तो रखा कुछ नहीं। अब इन सबको बेच कर प्राइवेट लालाओं के हाथ में, अडानी अंबानी के हाथ में देश की सत्ता दे रहे हो, पैसा बहाएंगे, ये चले जाएंगे। तो इनके लिए तो ज्वाइंट एफर्ट्स होना चाहिए। जो इंडिया वो बना संगठन, उसको मजबूती से काम, लेकिन उन्होंने उसको भी दरार दे दी। नीतीश कुमार को लालच लेकर नीतीश भाग गया, कल दूसरा भाग जाएगा। जो ये गठबंधन के हिस्से हैं उन पर फोकस बीजेपी ये इनके प्रकरण कर रहे। फिर मायावती को भड़का देंगे, फिर अजीत सिंह को भड़का देंगे। ये काम वो कर रहे हैं जिससे कि ये लोग अलग हो जाएं, गठबंधन फ्लॉप हो जाए और हम लोग जी जाए इस दिशा में। हालांकि देश को कुछ मिले नहीं मिले, जनता गुमराह हो रही है। अब राम मंदिर का नाम बेचेंगे, कब तक बेचेंगे? बेचेंगे उसको, बिक रहा हो तो वो तो राम मंदिर तो उनका राजनीतिक सत्ता हथियाने का एक माध्यम राम को बन। नगर निगम देहरादून में बिन फ्री सिटी मॉडल को लेकर एक टारगेट स्थापित किया गया है। अब देखने वाली बात यह है कि देहरादून शहर बिन फ्री सिटी कब तक हो पाता है। आपको बता दें कि मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया कि बिन फ्री सिटी में यदि शहर के अंदर डोर टू डोर सेवाएं नगर निगम 100% पर लेकर जाता है तो उसी को लेकर अगर देखा जाए तो बाजार और घरों से जब कूड़ा उठ जाएगा तो उनके मुताबिक रोड स्वीपिंग के अलावा कहीं पर भी कूड़ा नहीं आना चाहिए। इसलिए बिन फ्री सिटी का टारगेट रखा गया है और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसी के साथ साथ डोर टू डोर कूड़ा उठाने में भी सुधार होगा, तभी शहर जो है वो बिन फ्री सिटी बन पाएगा। ये बिन फ्री सिटी जो है, यदि आपका हमारे शहर के अंदर डोर टू डोर की सेवाएं हम लोग जो है 100% पे ले जाते हैं और उसके परिप्रेक्ष्य में अगर देखेंगे तो जब मार्केट और घरों से कूड़ा उठ जाएगा तो बिन में कूड़ा नहीं आना चाहिए रोड स्वीपिंग के अलावा। तो इसलिए जो है बिन फ्री सिटी का जो है टारगेट रखा गया है, ताकि साथ ही साथ हमारा डोर टू डोर भी इम्प्रूव हो सके, तभी हम लोग बिन फ्री सिटी की तरफ करेंगे। और हम लोगों की पूरी कोशिश है कि हम लोगों को जो नए व्हीकल्स मिले हैं वो अलाइनमेंट करके हम लोग जो है बिन फ्री सिटी करने में कामयाब होंगे। पौड़ी जिले के मृतक अंकिता भंडारी के पैतृक गांव जाकर टिहरी गढ़वाल के आपको बता दें कि प्रतापनगर विधायक विक्रम सिंह नेगी ने उनके परिजनों से मुलाकात की है। विधायक विक्रम सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश सरकार अंकिता भंडारी हत्याकांड की मजबूत पैरवी करे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अंकिता भंडारी केस में मदद करने वालों पर फर्जी मुकदमे दर्ज कर उत्पीड़न किया जा रहा है। केस को कमजोर करने की कोशिश भी की जा रही है। हमें पता चला कि अंकिता के माता जी का स्वास्थ्य खराब है, तो हम लोग आज एक साधारण रूप में हम लोग एक ये पता लगाने आए थे कि उनका स्वास्थ्य का, उनका हालचाल पूछने के लिए। जहाँ तक सवाल है पहाड़ में जघन्य अपराध का, अंकिता बहन के साथ जो हुआ है, मैं ये चाहता हूँ कि भगवान किसी के साथ ऐसा न करे जैसा उनके साथ हुआ। और निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि हालिया रिपोर्ट जो NCB नेशनल क्राइम ब्रांच की जो रिपोर्ट थी, उसमें जो है आपने देखा होगा कि 907 मामले इस देवभूमि में बलात्कार के हो चुके हैं और 778 मामले आपने देखे हैं अपहरण के हुए हैं। तो आप ये बताइए देवभूमि हम किस तरह से अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, जहाँ की बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। उनके परिवार का आलम देखिए आप किस तरह से अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। हमने यहाँ पर देखा कि दोनों माता पिता किस तरह से लगातार उनकी तबीयत मतलब अच्छी तरह से भी ठीक नहीं है
और कहीं ना कहीं जो है आज इनका इस दुखड़ा जानने के लिए भी कोई लोग यहाँ पर नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी से हमारे आदरणीय विधायक जी हैं विक्रम सिंह नेगी जी, उनका सेंसिटिविटी है कि वो बार बार यहाँ आ रहे हैं और वो सिर्फ यहाँ आ ही नहीं रहे हैं बल्कि लगातार इस केस के बारे में जानकारी ले रहे हैं, जो भी उनकी तरफ से ऊपर है उसको सहायता कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी का अपना स्टैंड है कि हम हर बच्ची को न्याय दिलाएंगे। हम अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे, उस पर हम लगातार लगे। जहां तक सरकार का सवाल है, भाई साहब ने बिल्कुल ठीक बोला है कि जब पनेरे में ही आग लग गई है, जब सरकार ही नहीं चाह रही उसका वो करना, जब एसआईटी ही कह रही है कि सबूत जनता दे उतार के, उनके पिताजी हमारे साथ खड़े हैं, अब वो कहां से हम सबूत इकट्ठे करेंगे? हमारे जो साथी हैं, जो वकील हैं, उनकी बहन का ट्रांसफर कर दिया जाता है, जो इस केस को परस्यू कर रहे हैं आशुतोष ने कि उनकी पत्नी का ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये बड़ी खतरनाक स्थिति है। तो ये हम खुद चिंतित हैं, लेकिन बहुत जल्दी मैं आपको एक खुलासा कर दूं कि अगले 1 महीने के अंदर हम ऐसा कुछ करने जा रहे हैं कि इस केस में बहुत सारे लोग, देखिए, उत्तराखंड में पहाड़ की बेटी के साथ और इस देवभूमि में जो अत्याचार और अन्याय हुआ है, ये पूरे उत्तराखंड को शर्मसार करने वाली घटना है। सीधे तौर पर बीजेपी के नेता का बेटा इसमें सम्मिलित है और अंकिता की मां ने वीआईपी का नाम भी उजागर किया है। तो ऐसे में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और न्याय को प्रभावित करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। अगर प्रदेश की सरकार ईमानदार है तो जो भी लोग इस केस की पैरवी कर रहे हैं, जो मदद कर रहे हैं। तो सीधा आपको लेकर चलते हैं देहरादून, जहां पर सीएम धामी मौजूद हैं और लोकसभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। लेकिन चुनाव प्रभारी के नाते आज पहली बार यहाँ उत्तराखंड में आपका आगमन हुआ है। मैं अपनी ओर से आप सबकी तरफ से आपका इस नए दायित्व के लिए अभिनंदन करता हूँ, बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ कि आपके नेतृत्व में जैसे हम पीछे सारे चुनाव जीतते आए, जनता का आशीर्वाद हमको लगातार मिलता रहा, इस चुनाव में भी प्रचंड आशीर्वाद हमको मिलेगा। आदरणीय दुष्यंत गौतम जी, मंचासीन हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी जी, लोकसभा प्रभारी विनय रोहिला जी, शैलेंद्र बिष्ट जी, लोकसभा सह प्रभारी रमेश चौहान जी, संयोजक जगमोहन रावत जी, लोकसभा विस्तारक, यहाँ पर महानगर बैठे हुए। मैं अब किसका नाम दूं? हमारे आदित्य भाई साहब, पुरोहित जी, कुलदीप पटोला जी, श्याम अग्रवाल जी, अभिमन्यु कुमार जी, और अभी जिन्होंने पूरी आप पार्टी पूरी साफ कर दी, आदरणीय ज्योति सिंह बिष्ट जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, आदरणीय गतूड़ी साहब, हमारी महिला मोर्चा की सभी बहनें, विद्यार्थी समेत पीछे हमारे कर्नल कोठियाल साहब। एक बार कोठियाल जी आपको देख नहीं पा रहे, इतने पीछे क्यों बैठ गए आप? एक बार खड़े हो जाइए सब लोग। तो सभी हमारे नौजवान युवा और विभिन्न स्थानों से, जैसे पौड़ी से हमारे लोकसभा के प्रभारी श्री पुष्कर काला जी, हेमंत द्विवेदी जी, विजय कपड़वाण जी, जिला अध्यक्ष दीदी सुषमा रावत जी, और वहां पर उपस्थित माननीय विधायक भरत चौधरी जी, आदरणीय अनिल नौटियाल जी, आदरणीय गोपाल राम कंटा जी, महावीर पवार जी और रमेश मैथुरी जी, श्री चंडी प्रसाद भट्ट जी हमारे दायित्वधारी, अल्मोड़ा में हमारे महामंत्री संगठन आदरणीय जी, जिलाध्यक्ष रमेश बहुमा जी, श्री पूनम परिवार जी, प्रदेश विस्तारक योजना दीपक मेहरा जी, पूर्वी कृपाल जी, रवि बघेला, कुंदन रटवाल जी, अरविंद बिष्ट जी। हरिद्वार में जो क्लस्टर के यहाँ के जो हमारे 3 लोकसभा हैं उसके प्रभारी के नाते हमारे आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, हमारे कैबिनेट मंत्री, लोकसभा प्रभारी कुलदीप चौहान जी, कुलदीप कुमार जी, श्री आदित्य चौहान जी, लोकसभा संयोजक डॉक्टर जयपाल जी, राजेंद्र व्यास जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हरिद्वार के विधायक आदरणीय मदन कौशिक जी, पूर्व मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद जी,
भाई संदीप गोयल जी एवं समस्त हमारे वहां पर उपस्थित कार्यकर्ता बंधु, उधम सिंह नगर में नैनीताल लोकसभा के श्री खिलेंद्र चौधरी जी प्रदेश महामंत्री, विवेक सक्सेना जी लोकसभा संयोजक, कुलदीप चंदोक जी, कमल जिंदल जी, हमारे माननीय विधायक शिव अरोड़ा जी, शुक्ला जी पूर्व विधायक राजेश जी, अरविंद पांडे जी हमारे पूर्व मंत्री और विधायक, श्री प्रताप बिस्टी जिलाध्यक्ष, राकेश बेनवाल जी लोकसभा सह प्रभारी एवं सभी हमारे इन सभी स्थानों पर वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए सभी हमारे पदाधिकारीगण, जिनका मैं नाम का उच्चारण नहीं कर पाया, ऐसे सभी हमारे कार्यकर्ता भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो आज सभी जो हमारी 5 लोकसभा क्षेत्र हैं उनके कार्यालयों का उद्घाटन हो रहा है। मैं इस अवसर पर आप सभी का अपनी ओर से बहुत स्वागत करता हूं, तो आप सबका अभिनंदन करता हूं। तो आज मेरा सरकार जी और आप लोगों का नाम सभी हमारे लिखन, तो विनोद खंडारी जी भी वहां बैठे हैं, आप दिख रहे हैं, और श्रीनगर में। तो ऐसे सभी हमारे माननीय विधायकगण भी हैं, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष भी, जैसे मैं देख रहा था किरण चौधरी जी भी वहां बैठे हैं हरिद्वार में। तो यहाँ दिखाई भी दे रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो दिखाई दे रहे हैं उनका नाम का यहाँ से उच्चारण हम लोगों ने कर दिया है। अब जिनका नहीं हो पा रहा है, यहाँ से नहीं दिख रहे हैं, तो उनको भी मैं संबोधित कर रहा हूँ। मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सभी हमारे यहाँ से लेकर वहां तक। अब भाइयों बहनों, आज बड़ा शुभ दिन है और हम देखिए शुभ दिन में अभी भाई साहब हुसैन जी हम लोगों के लिए कितने सौभाग्यशाली हैं, हम लोग सौभाग्यशाली हैं और आपका आना बड़ा शुभ है। आप जब जब आते शुभ होता है। कई दिनों से यहाँ बारिश नहीं हो रही थी, बर्फबारी नहीं हो रही थी, आपके आने का बारिश और बर्फबारी नहीं हो रही। हाँ, काफी दिनों से हम इंतजार कर रहे थे। भगवान इंद्रदेव को हम लोग लगातार प्रार्थना कर रहे थे, उन्होंने हमारी सुनी। अब कुछ दिन लोकसभा के शेष बचे हैं, ऐसे में हम सब लोगों को क्योंकि कार्यालय मिल गया, तो कार्यालय के साथ साथ जो काम मुझे आदमी भाई साहब ने यहाँ पर बताए, उन सब कामों को भी आगे बढ़ाना है। हर गांव में हर एक मतदाता तक पहुंचना है, हर बूथ को हमने एक्टिव करना है, हर जगह पर जो भी हमारा दायित्व है, जो पार्टी ने हमको दायित्व दिया है, और दायित्व अगर सीधे सीधे नहीं भी है तो उसके बावजूद भी एक पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है वो बहुत बड़ा दायित्व होता है। हमें एकजुट होकर गांव-गांव पर जो मतदाताओं को केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनसे अवगत कराना है। बहुत सारी योजनाएं हैं जिनके बारे में अभी आदमी भाई साहब ने बोला और मैं बोलूंगा तो मैं भी काफी लंबा बोल सकता हूं। उन सब बातों को आप सब लोग जानते हैं, जितने लोग भी आज हमारे पार्टी के अंदर काम करते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे संगठन के सदस्य हैं जिसके लिए हमेशा राष्ट्र प्रथम है, संगठन उसके बाद है, और स्वयं का जो हित है, स्वयं का जो विचार है वो अंतिम है। यानी कि राष्ट्र प्रथम हमारी अवधारणा रही है और हमारी जो यात्रा है वो बहुत संघर्षों की यात्रा रही है। और हम में से अनेक लोग जो आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, इस यात्रा को गंतव्य तक ले जाने के सह यात्री रहे हैं। उन्होंने इस यात्रा में अनेकों संघर्षों का सामना किया है। उसी का परिणाम है कि आज हमारी पार्टी हर वर्ग में पहुंच गई है, दलितों में, पिछड़ों में, आदिवासियों में, किसानों के साथ। जिस तरह मातृशक्ति और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।